बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयज एंड गर्ल्स ईरालाइट्स, हम लोग इस वक्त वर्ड नंबर 61 पढ़ रहे हैं और ये वर्ड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है इसको हम दो मानों में लेंगे। एक तो मेन मतलब है इसका, जिसको आप रगड़ कहते हो, वो जो फिजिक्स में जो आप इसका मतलब लेते हो। तो द एक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट और सरफेस मूविंग अगेंस्ट अनदर। और दूसरा है डिसएग्रीमेंट और a lack of friendship among people who have different opinion about something। तो इसका जो मेन मीनिंग हुआ वो तो हुआ रेजिस्टेंस। इसको मैं कर देता हूं ग्रीन में। रबिंग, रफनेस, फ्रिक्शन ज्यादा है इस सरफेस में, फ्रिक्शन ज्यादा है यानी कि रफनेस ज्यादा है। और दूसरा इसका मीनिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ जी, कॉन्फ्लिक्ट है। देखो, चैफिंग का मतलब ही रेजिस्टेंस होता है। कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट भी इसका मतलब हो सकता है। ये आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं करता हूं इस वक्त येलो कलर में। आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, ड्रैग इसका डेनोटेटिव मीनिंग होगा। क्लैश बिल्कुल हो सकता है, ये आप लोग सही कह रहे हो, क्लैश हो सकता है। अब्रेड भी बिल्कुल हो सकता है, ट्रैक्शन भी हो सकता है। ये आप लोग जो ऑप्शंस देते हो ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो मेन मेन मीनिंग्स है ना बेटे, वो यहां पर आपके लिए लिखे होते हैं मैंने। कॉन्टेस्ट जो है वो मुकाबले को कहते हैं बेटे। मुकाबले में और ऑपोजिशन में फर्क है। अब रेटिंग बिल्कुल ठीक है। एंटेगोनिस्ट नहीं होगा इसका। एनमिटी हो सकता है, फ्रेटिंग हो सकता है, रिटिशन हो सकता है। आर्गुमेंट और चीज है बेटे। ग्रेटिंग हो सकता है, ग्रेट का मतलब भी रगड़ना होता है। स्क्रैपिंग हो सकता है। एडहेशन ठीक है, क्वारल भी ठीक है, ट्रैक्शन भी ठीक है, डिसएग्रीमेंट भी ठीक है। चैफिंग का मतलब रेजिस्टेंस होता है बेटे। डिसहार्मनी ठीक है, एट्रिशन ठीक है, स्क्रैपिंग ठीक है, रेस्पिंग ठीक है। डिवीजन नहीं होगा इसका। डिसेंशन ठीक है, डिस्कोर्ड ठीक है। नौ का मतलब हबीबा कुतरना होता है। जिस तरह चूहा कुतरता है नौ, उसको हम कहते हैं नोइंग। अच्छा, अब जो लफ्ज TION शन पे खत्म होता है वो नाउन होता है। जो लफ्ज TION शन पे खत्म होता है वो नाउन होता है, फ्रिक्शन। अब इसका सेंटेंस देखें। फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स हैड कॉज्ड द इंजन टू ओवरहीट। नहीं, ग्रिप नहीं बेटे। बेटे आमना, एंटेगोनिस्ट हम दुश्मन को कहते हैं। अगर एंटेगोनिस्ट लाजमी आपने करना है तो फिर एंटेगोनिज्म कर दो यहां पे, क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट हम हीरो को कहते हैं, प्रोटैगोनिस्ट, और एंटेगोनिस्ट हम कहते हैं विलन को। उसामा, इसकी जो सेंस है वो सेंटेंस बनाएगा। देखो, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये चैफिंग जो है इसका मैं सिनोनिम्स आपके सामने, चैफिंग के सिनोनिम नजर आए हैं आपको। जन्नतुल बुशरा,
चैफिंग के सिनोनिम नजर आ रहे हैं आपको? अब ये देखो कैसे हैं। रेजिस्टेंस, रबिंग, रफनेस, स्क्वेबल और चीज है बेटे। हाँ, चार्ज का मैं बता रहा था कि इसके ऊपर चार्ज को डिटरमिन करेगा सेंटेंस। जैसे मैं कहूं कि द फ्रिक्शन बिटवीन गुड एंड इवल, ये देखो जी, चैफिंग का सिनोनिम फिर मैंने निकाले हैं। ये देखो, रेजिस्टेंस, रबिंग, रफनेस, एब्रेजन, एब्रेशन, रैस्पिंग, और इससे मिलते जुलते लफ्ज। अब सेंटेंस नंबर 2 देखें। हिज डिसीजन लेड टू कंसिडरेबल फ्रिक्शन इन फैमिली। अच्छा, एक और बात मैं गुजारिश करूं आपसे कि अगर मैं किसी के सवाल का जवाब ना दे पाऊं तो आपने फिर वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना है। या अगर कोई टफ क्वेश्चन है जिसको मैं कहूं कि भाई मैं जरा देख के बताऊंगा, तो वो फिर आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा। टू ओवरहीट बेटे यहां पर इंफिनिटिव है। नेगेटिव सेंस की मिसाल मैं यूं दूं कि देयर शुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन, या मैं यूं दूं कि द फ्रिक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कॉज्ड ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट्स। वो आप कर दिया करो मैसेज, वो जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो उसका मैं आंसर देता रहूंगा। अगला जो लफ्ज है वो फ्लटर्ड है बेटे। अब फ्लटर्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना, टू मूव लाइटली और क्विकली, पहला मतलब। अच्छा, दूसरा मतलब है कि जिस तरह बर्ड्स और इंसेक्ट्स फ्लटरिंग करते हैं और उड़ते उड़ते जाते हैं कहीं, उसको भी फ्लटर कहते हैं, अपने पर को फड़फड़ाते हैं। दूसरा, टू बीट वेरी क्विकली एंड नॉट रेगुलरली, जब दिल की धड़कन तेज होती है और वह जल्दी धड़कता है तो उसको भी फ्लटर्ड कहते हैं। और ये देखें, ये एक दो तीन चार मीनिंग्स आपके सामने हैं लिखे हुए, और वाइब्रेशन भी इसका मतलब है। नहीं फैजान, अकड़ जाना नहीं होगा मेरा बच्चा, इसका मतलब। अब इसका सेंटेंस देखो, फ्लैग्स फ्लटर्ड इन द ब्रीज, जो झंडे थे वो फड़फड़ाने लगे ब्रीज में। हाँ, अब इसके जो मिलते जुलते लफ्ज हैं, आप ना मीनिंग पे इसके गौर किया करो। और इन मीनिंग के सोर्सेज क्या हैं? या तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, या कैम्ब्रिज है, या लॉन्गमैन है, या फिर मैरियम वेबस्टर है। हम्म, लहराने की सेंस में भी आ सकता है। हाँ जी, ये राव एहतशाम कह रहे हैं कि डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, ये उस जो हमारी स्टोरी थी उसका वर्ड है, फ्लटर्ड। सबसे पहले जो डिक्शनरी है ना बेटे, वो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है।
एक्साइटेड हो सकता है इसका, एक्साइटेड जरूर हो सकता है, ये मैं लिख देता हूं यहां पर एक्साइटेड। हाँ बिल्कुल, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। होवर का आप लोग पूछ रहे हो बेटे, होवर का मतलब मुंडलाना होता है, फ्लोट करना, ड्रिफ्ट करना, सोर करना, तो लिहाजा होवर नहीं आ सकता यहां पे। हाँ जी, वैगल और एजिटेट हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। स्विंग के अंदर जो मूवमेंट होती है ना बेटे, वो रिदमिक होती है स्विंग में, और स्लो होती है। फ्लटर के अंदर जो मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है, अनस्टेडी फास्ट। ऑसिलेट जो है उसके अंदर भी मूवमेंट जो है वो स्लो होती है। बाकी आप लोग ठीक कह रहे हो। अच्छा जी, सबसे पहले अब आप मुझे बताओ जिंजर का मतलब है, जिंजर का मतलब क्या है, जिंजर का। नहीं नहीं, सिर्फ जिंजर का मतलब, जिंजर ली नहीं, अदरक। बिल्कुल ठीक है, और अदरक को एहतियात से काटना चाहिए। सो कट द जिंजर जिंजरली। निमोनिक इसका बन गया कट द जिंजर जिंजरली। ये कि अदरक को एहतियात से काटिए, तो केयरफुली, कॉशियसली, डेलिकेटली। जब आप मीनिंग पढ़ोगे ना बेटे तसल्ली से, अब आप क्योंकि गूगल पे देखते हो ना चीजें, एक मिनट ठहरो ना, एक मिनट ठहरो। गूगल पे जब आप चीजें देखते हो ना, तो उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो इनफॉर्मल एंट्रीज भी होती हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि अगर इसको आप ऑथेंटिसाइज करना चाहो, तो आप दो तीन डिक्शनरी खोल लिया करो सामने, डिक्शनरी खोला करो, जिसमें एक एडवांस्ड लर्नर्स, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी है। दूसरी जो डिक्शनरी है वो है कैम्ब्रिज की। तीसरी जो है वो लॉन्गमैन की। और चौथी जो है वो मैरियम वेबस्टर की। अपडेटेड एडिशन मौजूद होते हैं इस पे, इंटरनेट पे, क्योंकि जो ऑनलाइन डिक्शनरी होती हैं, हाँ जी, उन्हीं का फिर थेसॉरस देखा करो आप। थेसॉरस भी हर कोई नहीं, हर कोई ना ना देखा करो। उसके अंदर फॉर्मल, इनफॉर्मल, कॉनोटेटिव, डेनोटेटिव, ढेर सारी एंट्रीज उन्होंने दी होती हैं। तो जिंजरली का मतलब हो गया केयरफुली। अब केयरफुली से मिलते जुलते जो लफ्ज हैं वो अब आपके सामने मैंने लिख दिए हैं यहां, के कॉशियसली, डेलिकेटली, टेंटेटिवली। हाँ वेरीली ठीक है। अब यूएचएस में देखें, डेलिकेटली का वर्ड मौजूद है, ये मैंने यहां पर यूएचएस में भी लिखा हूं, यूएचएस वर्ड भी लिखा हुआ है जो आपस में सिनोनिम्स है। स्किलफुली भी हो सकता है, स्मूथली नहीं बेटे। कैनीली बिल्कुल हो सकता है, ये सही आप कह रही हैं। अटेंटिवली भी ठीक है, एड्रॉइटली भी ठीक है। अब यहां पर तस्वीर आपके सामने देखें, विजिलेंटली भी ठीक है, ऑब्जर्वेंटली भी ठीक है।
डेफ्टली भी ठीक है, डेफ्ट भी महारत को कहते हैं ना। लेकिन जो इसकी देखो, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो महारत की सेंस देता नहीं है, वो है केयरफुल वे में, क्योंकि आप अफ्रेड हैं कि कहीं हर्ट ना हो जाएं या कोई आवाज ना निकले। प्रॉपरली नहीं, सस्पिशियसली भी नहीं। हाँ, हेजिटेंटली हो सकता है, टिमिडली भी खौफ के साथ होता है, अलर्टली भी ठीक है, टिमिडली अलर्टली ये ठीक है। टिमिडली मैं लिख लेता हूं यहां पे, टिमिडली और अलर्टली। एक्यूरेटली नहीं, फास्टिडियसली हाँ ये हो सकता है, हीडफुली भी ठीक है, फास्टिडियसली ठीक है, हीडफुली ठीक है, वेरीली भी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये दो लफ्ज हैं आपके सामने। अब ये देखो, इनको जरा कंपेयर करो, एक है ग्लिसनिंग और एक है ग्लेयर। अब पहले तो ग्लिसनिंग के स्पेलिंग देखो, इसमें लिसनिंग मौजूद है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ग्लिसनिंग के अंदर लिसनिंग का वर्ड मौजूद है, तो लिहाजा ये वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ग्लिसनिंग में और ग्लेयर में फर्क है। ग्लिसनिंग का मतलब भी चमक होता है और ग्लेयर का मतलब भी चमक होता है, लेकिन ग्लिसनिंग झिलमिलाहट को कहते हैं, ऐसी चमक जो आंखों को भली लगे, और ग्लेयर ऐसी चमक को कहते हैं जो कि आंखों को चुभे। अच्छा, अब ग्लिसन और ग्लेयर में एक तो चीज हो गई कॉमन, यानी दोनों का मतलब है चमक। एक मिनट में ऐसे मजीद छोटा करता हूं ताकि इसे हम कंपेयर कर सकें। अब ग्लिसनिंग ऐसी चमक है जो कि प्लेजेंट शाइन है, यानी इसको यूं मैं लिखूं यहां पे, ग्लिसनिंग जो है वो प्लेजेंट शाइन है। और ग्लेयर जो है वो अनप्लेजेंट शाइन है। ये देखिए नंबर 2 के ऊपर। अभी सिनोनिम ना बताओ, अभी जो मैं बात कर रहा हूं मेरा बच्चा, पहले उसको समझो। तो ग्लिसन और ग्लेयर में एक तो फर्क हो गया ये। अच्छा, अब ग्लेयर का मतलब घूरना भी होता है, तो ग्लिसन, शाइनिंग, ग्लॉसी, रेडियंट, इसका एक ही शेड है ग्लिसन का। और ग्लेयर जो है उसके दो शेड हैं, आप देखें, टू लुक एट समबडी और समथिंग इन एन एंग्री वे। हाँ, जन्नतुल बुशरा कह सकते हो आप ऐसा, ग्लेयर। और दूसरा इसका मतलब देखें कि टू शाइन विद अ वेरी ब्राइट एंड अनप्लेजेंट लाइट, और नीचे नोट लिखा हुआ है, टू ग्लिसन इज अ ब्राइट, टू ग्लिसन इज ब्राइट विद प्लेजेंट लाइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्लिसन में और ग्लेयर में एक चीज हो गई मुश्तरक, शाइन। एक चीज हो गई मुश्तरक और वो हो गई शाइन। लेकिन ग्लिसन प्लेजेंट शाइन और ग्लेयर अनप्लेजेंट शाइन।
अब जो ग्लिसनिंग है वो वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो सकते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, अजान हो रही है इधर, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। जी बेटे। अच्छा, और दूसरा ग्लेयर्ड जो है इसका मतलब हो गया घूरना। तो स्टेयर्ड और फ्रोन्ड और स्कोल्ड और लोअर वगैरह। अब सेंटेंस देखिए ग्लेयर का, ही डिड नॉट शाउट सेमीकोलन, ही जस्ट ग्लेयर्ड एट मी silently, which showed his anger. अच्छा, उसके बाद दो लफ्जों को कंपैरिजन के साथ पढ़िए। हाँ जी, जन्नतुल बुशरा, इसको ग्लेयर को वर्ब और नाउन दोनों तरीकों से यूज किया जा सकता है। ग्लेयर के अंदर बेटे वही लिखा हुआ है कि ये अनप्लेजेंट लाइट को कहते हैं। एक्स्यूड और चीज है राव एहतशाम, एक्स्यूड इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा जी, अब ग्रोगी जो है उसका मतलब है वीक। अब पहले मेरी बात सुन लो गौर से। पिछले जो पेपर्स थे उसमें ग्रोगी और हैगर्ड को का क्लैश था। अब अगर सबसे पहले देखें, ग्रोगी को और हैगर्ड को हम कंपेयर कर लेते हैं। ये देखो जी, इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ग्रोगी कहते हैं हम वीक को, हाँ फैज रसूल, लाइटनिंग हो सकता है बेटे। ग्रोगी हम कहते हैं कमजोर को या अनस्टेडी को, और उस कमजोरी की वजह क्या है? बीमार होना या वेरी टायर्ड होना। पहले तो इस बात को समझो ना। अब अगर मेरी बात नहीं, पहले मेरी बात सुन लो, फिर अब आप कमेंट्स देना। ग्रोगी हम कहते हैं वीक को या अनस्टेडी को। आप कमजोर हो या अनस्टेडी हो, सोच नहीं पा रहे, हरकत नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू आर इल और वेरी टायर्ड। फिर समझिए, ग्रोगी का मतलब होगा वीक, कमजोर या अनस्टेडी। ये कौन सी वीकनेस है कि आप सोच नहीं पा रहे, आप हरकत नहीं कर पा रहे? ये वो वीकनेस है।
और इस वीकनेस की वजह क्या है कि आप बीमार हो या टायर्ड हो। तो ग्रॉगी का मेन मतलब क्या हुआ? मेन मीनिंग हुआ वीक। अब हम जाते हैं 70th पे, हैगर्ड पे। हैगर्ड का मेन मीनिंग हुआ टायर्ड। पहले आप इन दोनों के मेन मीनिंग का डिफरेंस देखो। एक दफा फिर देखो कि ये जो ग्रोगी है, इसका मतलब ग्रॉगी का मेन मीनिंग है वीक। और इस वीकनेस की वजह क्या है? अच्छा, वीकनेस किस चीज की वीकनेस? या तो आप सोच नहीं पा रहे, दिमाग वीक हो गया, या आप हरकत नहीं कर पा रहे। और 70th जो वर्ड है वो है हैगर्ड, और उसका जो मेन मीनिंग है वो है टायर्ड, थका होना। यह है मेन मीनिंग का फर्क। अच्छा, अब हैगर्ड में थकावट किस वजह से है? इलनेस। पहले मेरी बात सुन लो ना बेटे गुलजेब, पहले मेरी बात सुन लो जरा, जो मैं इस वक्त फर्क बताना चाह रहा हूं आपको। अच्छा, अब ये जो मैं बात कर रहा था कि ग्रॉगी का मतलब वीक है, और उस वीकनेस की वजह क्या है कि कोई इल हो या टायर्ड हो। अच्छा, और ग्रॉगी का सेंटेंस पढ़िए। ही फेल्ट एक्सट्रीमली ग्रॉगी बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग एलमेंट। अच्छा, और ग्रॉगी जो है ये एजेक्टिव है, ग्रॉगियर, ग्रॉगिएस्ट, ये इसकी डिग्रीज हैं। अब इसके मेन जो सिनोनिम्स हुए वो हुए वीक, शेकी या अनस्टेडी। लेकिन जो हैगर्ड है उसके जो मेन सिनोनिम हुए वो हुए टायर्ड, वियरी और एग्जॉस्टेड। अब मुझे आप लोग बताओ ग्रॉगी का मेन मीनिंग क्या है? शाबाश, वीक। अब आप मुझे बताओ कि हैगर्ड का मेन मीनिंग क्या है? टायर्ड। शाबाश। ये फर्क है दोनों में। और अब इन दोनों के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ग्रॉगी का सेंटेंस है ही फेल्ट एक्सट्रीमली ग्रॉगी बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग एलमेंट। और हैगर्ड का सेंटेंस है द हैगर्ड फादर could not play with his kids because he worked all the day long. तो इसके मेन सिनोनिम और मेन एंटोनिम आप याद करो। हाँ जी उस्मान, ये जनाब, ये सेंटेंस दोबारा लिखे हैं मैंने। अब आपने जिस जिस सोर्स से इसको देखना है आप लोग देख लीजिए, कंपेयर कीजिए कि ग्रॉगी का मेन मीनिंग क्या है। वो मदहोश है या वो कुछ और है? अच्छा, ईशा कह रही है मीनिंग नहीं समझ आ रहा। मैं दोनों को इकट्ठा लिख के बताता हूं, ठहरो, 1 मिनट होल्ड करो जरा। हाँ मोमिना, आप बताओ।
देखो बेटे, नींद की हालत में गशी होना, ये सारे आपने कहां से पढ़े हैं, पहले तो ये बताओ ना। ग्रोगी का मतलब मोशनलेस होना, ये जो आप लोग सारी बातें कर रहे हो, इसका मैं आपको सोर्स मैंने आपको बताया है कि वो जो डिक्शनरी है ना, जो मैंने आपको 3-4 डिक्शनरी बताई हैं, उसमें से कंफर्म किया करो आप। किसी एक बुक पे इन्हिसार ना करो। और ये जो मैंने वर्ड्स लिखे होते हैं, ये 2-3 डिक्शनरी कंसल्ट करके लिखे होते हैं। अब मैं आप जिनको कह रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा, जरा 1 मिनट होल्ड करना, मैं इन वर्ड्स को साथ साथ लिख के तो आपको कंपेयर करके बताता हूं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दूसरी स्क्रीन शेयर हुई है। अच्छा जी, अब देखो, अब इसके जो सिनोनिम में वेरिएशन होगी वो तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूं उसको जहन में लाओ कि ग्रोगी और हैगर्ड का मेन डिफरेंस क्या है। ग्रोगी का मतलब है कमजोर, वीक। और वीकनेस के रीजंस क्या हैं? इल या वेरी टायर्ड। और टायर्ड होने की रीजन क्या है? इल, वरी या लैक ऑफ स्लीप। अब उसकी रीजंस को छोड़ो तुम लोग, अगर आप रीजंस को छोड़ो, बैटरी वीक होने को बेटे आप छोड़ो 1 मिनट, आप अगर अपने जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा साइड पे रख के जरा इन मेन मीनिंग्स की तरफ आओ, तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। या इसको मैं सारा ही हटा देता हूं। ये देखो जी, अब देखो, अब अगर हम इसके सेंटेंसेस भी लिखें साथ, तो फिर मजीद क्लियर होगा। अब सेंटेंस में ऐड करता हूं, इसमें ठहरो, सेंटेंस में ऐड करके आपको बताता हूं। तो फिर जरा इसे कंपेयर करना आप।
अब आप ये दो सेंटेंस पढ़ो जरा। He felt extremely groggy because of his long ailment। और इस दूसरे सेंटेंस को पढ़ो जरा। द हैगर्ड फादर, वो जो थका हुआ बाप था, could not play with his kids because he worked all the day long। So this is the main difference between these two words। तो जब आप वर्ड की रूट पे पहुंचोगे, रूट वर्ड पे जब आप पहुंचोगे तो फिर इसके सिनोनिम्स निकाल लोगे। हाँ बेटे, एलिमेंट का मतलब डिजीज है। अच्छा जी, अब हम अपनी पुरानी स्लाइड पे आते हैं। अब ग्रॉगी, उसके बाद अगला वर्ड है हीप। ईशा, इनके मेन मीनिंग पे गौर करो आप बस, फिर आप बुक पढ़ोगे ना तो क्लियर होगी। अब दो आसान आसान वर्ड्स हैं, इसे पढ़ते हैं और बस लेक्चर आज का कंक्लूड करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आप पूछ लीजिएगा। हाँ, नमाज टाइम भी हो रहा है, बाकी क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। अब हीप का मतलब जो है वो ढेर होता है, एन अनटाइडी पाइल ऑफ समथिंग, या किसी चीज की कसरत होना। इसके दो मीनिंग हैं। अब इसके मीनिंग पे गौर करो पहले। तो हीप का जो पहला मतलब है वो अनटाइडी है, अनटाइडी पाइल। और हीप का जो दूसरा मतलब है अ लॉट ऑफ समथिंग है। अब इसके दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहां पे। द डर्टी क्लोथ्स वर लाइंग ऑन द फ्लोर इन अ हीप बिफोर वॉशिंग, और आई हैव गॉट अ हीप ऑफ थिंग्स टू डू, यानी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। यानी जहां आप अ लॉट ऑफ यूज करते हो वहां पर आप अ हीप ऑफ भी यूज कर सकते हो। अच्छा जी, अब हिडियस का जो लफ्ज है, हिडियस भी आसान है बिल्कुल याद करना। इसके स्पेलिंग, इसमें हाइड और OUS है, तो ये भी कोई नए वर्ड्स नहीं है। तो और हिडियस का मतलब होता है मकरूह, अगली, रिवोल्टिंग, रिपग्नेंट, रिपल्सिव। हाँ बेटे, मेरे इधर अजान हुई थी तो मैं वो खामोश हो गया था। आप बेशक ऐसे करो कि म्यूट कर दो मुझे, तो फिर ये जैसे ही मैं अपलोड करता हूं तो फिर इसको आप सुन लीजिएगा बाद में। अच्छा, और हिडियस जो है इसका एक ही शेड है फिर, और वो है मकरूह या काबिल नफरत, जैसे कि सदफ बता रही हैं जैसे। वैसे अजानें हो रही हैं, हम ऐसा करते हैं बेटे कि यहीं पर इसको जो है ना डिसकंटिन्यू करते हैं और यहीं से कल स्टार्ट करेंगे।